जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सदर्न बिहार रिवर्स के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसका रीज़न क्या है और बाढ़ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सदर्न बिहार की पहली रिवर सोन रिवर से। तो देखिए, सोन रिवर जो है वो सदर्न बिहार की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये रिवर जो है इसको सोनभद्र शिला के नाम से भी जानते हैं। सोन रिवर जो है वो निकलती है मध्य प्रदेश से। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और अमरकंटक की पहाड़ी से जो सोन रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। सोन नदी की टोटल लंबाई है 784 किलोमीटर और सोन नदी बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए यूपी में आती है, यूपी से झारखंड में, और झारखंड के बाद जो है रोहतास के थ्रू बिहार में इंटर करती है। बिहार में इसकी टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है और सोन नदी गंगा नदी से पटना के मनेर में मिलती है और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें गोपद, रिहन, कनहर और नॉर्थ कोयल शामिल हैं। तो देखिए, सोन नदी पे एक डैम बना हुआ है डेहरी में, जिसको हम बोलते हैं डेहरी डैम। और जो ये डेहरी डैम है, यहीं से एक कैनल निकला हुआ है जो कि 296 मील लंबा कैनल है और ये कैनल जो है शाहबाद, गया और पटना डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया में लगभग 7 लाख एकर्स ऑफ लैंड को जो है इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। और जो डेहरी सिटी है ये सोन नदी के किनारे लोकेटेड है। बात करते हैं कि सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन हैं। तो देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में गोपद रिवर, रिहंद, कनहर और नॉर्थ कोयल रिवर शामिल हैं। वहीं लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी में घग्गर, जोहिला और छोटी महानदी रिवर शामिल है। इसकी जो मेन सहायक नदी है इसमें रिहंद और नॉर्थ कोयल है। अब बात करते हैं कर्मनाशा नदी के बारे में। तो देखिए, कर्मनाशा रिवर जो है वो विंध्यास की पहाड़ियों से निकलती है। एक्यूरेटली बात करें तो जो विंध्यास की पहाड़ियों का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ से निकलती है कर्मनाशा रिवर और यूपी और बिहार को ये डिवाइड करती है। दोनों के बीच में जो है ये बॉर्डर बनाती है और इस रिवर को बिहार में इम्प्योर कंसीडर किया जाता है, यानी कि कर्म को नाश करने वाली कहा जाता है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है दुर्गावती रिवर। तो कर्मनाशा रिवर जो है वो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यूपी और बिहार के बीच में कुछ दूरी तक बाउंड्री ये बनाती है। तो देखिए, इस नदी के अगर हम देखेंगे तो इस नदी के वेस्ट साइड में जो है सोनभद्र है, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहीं इस नदी के ईस्ट साइड में हम देखेंगे तो इसमें जो है बिहार का कैमूर और बक्सर है। तो वेस्ट साइड में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर है और ईस्ट साइड में है कैमूर और बक्सर। इसकी कुल लंबाई जो है 192 किलोमीटर है और इसका जो वाटरशेड एरिया है वो 11,709 स्क्वायर किलोमीटर है। और कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है चौसा में। चौसा पड़ता है बक्सर में। तो जहाँ पे ये नदी गंगा नदी से जहाँ ये नदी मिलती है उसके वेस्ट में प्रेजेंट है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का बारा विलेज और ये नदी चौसा में जो है जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अगली रिवर है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर जो है ये झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है पुनपुन रिवर और पुनपुन नदी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 200 किलोमीटर है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें मादर, बिलरो, रमेखा, मुरहर, दीर्घा और बुताने शामिल है। तो ये नदी झारखंड के पालामऊ डिस्ट्रिक्ट से जो है पास करती है। उसके बाद ये आती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और पटना होते हुए ये फतुहा पहुंचती है और फतुहा में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है और जो पटना का पुनपुन टाउन है उसका नाम इस पुनपुन नदी पे पड़ा हुआ है। इसके बाद है अजय रिवर। अजय रिवर जो है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के बागपत से निकलती है। उसके बाद ये बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जो है ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अगली रिवर है क्यूल रिवर। तो देखिए, क्यूल रिवर जो है ये झारखंड के पारसनाथ हिल से निकलती है। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के गिरिडीह में प्रेजेंट है पारसनाथ हिल और यहाँ से निकलती है क्यूल रिवर और बिहार में ये एंटर करती है जमुई के सात हिल से। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 111 किलोमीटर है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं अंजन, हरोहर और बरनेर और ये गंगा नदी से सूरजगढ़ में मिल जाती है। सूरजगढ़ जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगली नदी है फल्गु रिवर। तो देखिए, फल्गु रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और फल्गु नदी कई स्ट्रीम्स के फॉर्म में जो है यहाँ से निकलती है और इसकी जो मेन स्ट्रीम है उसको निरंजना रिवर बोलते हैं या इसको लीलाजनी बोलते हैं। तो निरंजना नदी जो है वो वही नदी है जहाँ पे भगवान बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और बोध गया में निरंजना नदी से जो है मोहन रिवर आके मिलती है और इसका नाम हो जाता है फल्गु रिवर। उसके बाद जब ये जहानाबाद की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे प्रेजेंट है बराबर हिल
और बराबर हिल की वजह से ये नदी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद ये आगे चल के जो है कई ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जैसे कि धोधर, धनराजी, खुरी और लोकायन। और फल्गु रिवर की ये सभी ब्रांचेस जो हैं वो गंगा के ताल एरिया में आके ख़त्म हो जाती है। यानी डायरेक्टली ये नदी जो है गंगा नदी में नहीं मिलती, बल्कि जो ताल वाला एरिया है सदर्न साइड में गंगा नदी के, वहाँ पे ये आके जो है ताल वाले एरिया में डिसअपियर हो जाती है। और इस नदी पे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो रबर डैम है, गयाजी डैम, वो बनाया गया है। अगली रिवर है चंदन रिवर। देखिए चंदन रिवर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार की, और ये भागलपुर से होके फ्लो करती है। और इस रिवर का पुराना नाम चंपा रिवर भी है। तो जो चंदन रिवर का बेसिन है, यहीं पे जो है चिद रिवर भी फ्लो करती है। और चंदन रिवर के लेफ्ट साइड में पैरेलली जो है फ्लो करती है बिलासी नदी। और जो बिलासी रिवर है ये चंदन रिवर से आके मिलती है। उसके बाद चंदन रिवर जो है वो गंगा नदी से आके मिल जाती है। चंदन रिवर जो है वो झारखंड के देवघर की पहाड़ियों से निकलती है। जो देवघर की पहाड़ी है इसका एलिवेशन 274 मीटर है। यहाँ से निकलने के बाद ये छोटे छोटे कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, और गंगा नदी में ये मिलती है जमुनिया नाला के हेल्प से। तो कई चैनल्स में डिवाइड होती है और जमुनिया नाला से होते हुए ये जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है। टोटल डिस्टेंस ये 110 किलोमीटर का कवर करती है। चंदन रिवर की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें उरनी, कुल्डर और छतरी शामिल है। बात करते हैं कि बिहार में नदियों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए बिहार की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिहार के इकोनॉमी में। तो पहला इंपॉर्टेंस है इरिगेशन को लेकर के। और नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एलुवियल सॉइल जो है वो पाए जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नदियों का पानी जो है वो पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए रिवर्स का पानी पीने के साथ साथ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आपको पता है कि जो गंगा नदी है वो धार्मिक तौर पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है रिवर्स का यूज़ किया जाता है। और हमारे बिहार का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है रिवर्स का, क्योंकि जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और रिवर्स का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, जैसे कि गंगा, गंडक और ये सोन नदियाँ जो हैं इन पे जो है कैनाल्स बने हुए हैं, और इन्हीं कैनाल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आपको पता है कि बिहार जो है वो तो एक लैंडलॉक स्टेट है, और कोई भी सी रूट से बिहार का कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वाटरवेज़ हैं, जो रिवर्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और बिहार में ऐसी कई बड़ी नदियाँ हैं जो पूरे साल फ्लो करती हैं। और जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो हमारे यहाँ काफ़ी एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मेडाइवल टाइम पीरियड में वाटरवेज़ का यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। खासकर गंगा नदी, घाघरा, गंडक और सोन रिवर का यूज़ किया जाता था। तो देखिए घाघरा नदी और कोसी नदी के थ्रू जो है फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। इसके अलावा गंडक नदी के थ्रू वुड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। और सोन रिवर से जो है सैंड का ट्रांसपोर्टेशन होता था। और पुनपुन रिवर से बैम्बू को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो है एक नेशनल वाटरवे प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1, जो कि हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है। और हल्दिया से लेके जो ये इलाहाबाद तक वाटरवे है इसको हम नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं। अब बात करते हैं कि गंगा नदी की क्या इंपॉर्टेंस है बिहार में। देखिए बिहार में लोगों के लिए गंगा नदी एक लाइफ लाइन की तरह है। इसके अलावा सोशली और कल्चरली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लोगों का जो कल्चर है वो भी इस नदी से जुड़ा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे जो विलेजेस बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और बिना गंगा नदी के इनका एग्जिस्टेंस जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो गंगा नदी है वो काफ़ी डीपली कनेक्टेड है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार में कई घाटों पे जो है गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे बिहार का एक कल्चरल हेरिटेज भी है। इसके अलावा जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, ये भी जो है पूरी तरीके से गंगा नदी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन मछुआरों का जो रिलेशन है गंगा नदी से वो सिर्फ इकोनॉमिक के बेसिस पे है, बल्कि ये फिशरमैन जो हैं वो गंगा को अपनी माँ मानते हैं। तो इसीलिए एक कल्चरल रिलेशन भी है। इसके अलावा गंगा नदी के आसपास के इलाकों में कई मेलों का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का भी जो आयोजन है वो किया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो छठ पूजा का भी जो आयोजन है वो नदी के किनारे ही किया जाता है। तो ये जो फेयर्स हैं, ये जो मेले हैं, ये हमारे बिहार के कल्चरल हेरिटेज को दिखाते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी को लेके मेजर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में। तो आपको पता है गंगा नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और लगभग 2525 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
लेकिन गंगा नदी जब इन शहरों से गुजरती है तो इन शहरों का जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो भी अपने साथ लेके आती है, जिसकी वजह से इस नदी का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। और वैसे आप बारिश के दिन में देखेंगे तो बारिश के दिन में आपको गंगा नदी में काफ़ी पानी देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं जैसे ही गर्मी आती है तो उसका जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन है गंगा नदी का, वो भीमगोड़ा, बिजनौर और नरोला पे जो बैरेजेस बने हुए हैं उनसे होता है। और इन सब कंडीशंस के बाद गंगा नदी जो है वो समुद्र की तरफ मूव करती है, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे तो जहाँ पे ये समुद्र से मिल रही है वहाँ का जो पानी है गंगा नदी का वो काफ़ी ब्लैक है, काफ़ी काला है। और ये शो करता है कि कितना पोल्यूशन जो है गंगा नदी में लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा सरकार द्वारा कई प्लान्स, कई योजनाएं जो हैं लॉन्च की गई हैं, जैसे कि नमामि गंगे जो है प्रोग्राम, वो गंगा के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कई स्टेप्स ले रही है ताकि गंगा नदी को साफ़ रखा जा सके। वहीं बिहार में जो नदियाँ गंगा नदी से आके मिलती हैं उन नदियों को भी लोग जो है पवित्र मानते हैं, जैसे कि कर्मनाशा, सोन, सरयू, माही, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी। तो ये नदियाँ गंगा में ही आके मिलती हैं, इसीलिए इन नदियों को भी लोग जो है गंगा की तरह ही पवित्र मानते हैं। लेकिन इन नदियों में भी लोग जो है कचरा फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो कचरा भी वापस घूम के जो है गंगा नदी में ही आके मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फरक्का बैरेज वाली। तो देखिए, फरक्का बैरेज के पास जो है सिल्ट इकट्ठा हो गया है, और सिल्ट इकट्ठा होने की वजह से जो बाढ़ की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो है कई स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन ये स्कीम जो हैं वो ज़मीनी तौर पे अभी लागू नहीं हुई हैं या ज़मीनी तौर पे काम नहीं कर रही हैं। इसके अलावा देखिए, गंगा नदी के नाम पे जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसे रिलीज़ किए जाते हैं तो उस पैसे का यूज़ जो है वो टॉयलेट के कंस्ट्रक्शंस के लिए या सीवर लाइंस को बैठाने के लिए किया जाता है। तो सिर्फ नाम के लिए जो मनी है वो रिलीज़ होती है, लेकिन जहाँ लगनी चाहिए, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाता है। और जिन जिन शहरों से गंगा नदी होकर गुजरती है उन शहरों का ज़्यादातर जो कचरा है वो गंगा नदी में ही जाता है। और इसी के संबंध में पटना हाई कोर्ट ने एक बार बिहार सरकार को सुनाया भी था, क्योंकि बिहार की सरकार जो है वो पहले गंगा नदी में ही सारा का जो कचरा है वो डंप कर रही थी। खासकर जो पटना वाला एरिया है, तो जो पटना की म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो क्या करते थे कि सारा जो कचरा है वो गंगा नदी में ही जाके डंप कर रहे थे। इसके अलावा अगली समस्या है सैंड के इलीगल माइनिंग को लेकर के। तो बिहार में देखिए, खासकर जो सोन नदी और क्यूल रिवर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंड की इलीगल माइनिंग की जाती है। और वैसे तो हमारे बिहार में 4000 से अधिक घाट प्रेजेंट हैं, लेकिन सिर्फ 80 घाट्स ही ऐसे हैं बिहार में जिनको अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला हुआ है, और बाकी के जो घाट्स हैं उनको नहीं मिला है। और ख़ासकर जो सैंड माइनिंग वाला क्राइम है ये सारण, भोजपुर, पटना, जमुई और वैशाली के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। और पिछले साल जो है 8 महीने में 1273 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो कि सैंड के इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व थे। और इसी के संबंध में बिहार के माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो है बिहार के होम डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल दिया गया था, और कहा गया था कि ये अपना एक एडिशनल काडर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें ये 1200 सिक्योरिटी फोर्सेस को भर्ती करना चाहते हैं ताकि जो सैंड की इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोका जा सके। और सैंड माइनिंग का क्या इम्पैक्ट होगा बिहार की नदियों पे, इसकी जो स्टडी है ये बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नहीं की जा रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के। अब बात करते हैं फ्लड की समस्या के बारे में। तो देखिए, बिहार जो है हर साल फ्लड की समस्या से जूझता है, और लगभग 11 से 12 लाख जो लोग हैं वो इसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए वो उस इलाके में रहते भी हैं तो वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ की समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि जो पानी है वो वहाँ पे वाटर लॉग हो जाता है, और जब पानी ज़्यादा दिन तक जमा होता है तो उस पानी से जो है कई तरह की जो डिजीज़ हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, खासकर जो बिहार का नॉर्दर्न इलाका है उसमें हर साल बाढ़ आती है, और इस बाढ़ से खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जो लाइफ स्टॉक्स हैं, जो जानवर हैं, पशु हैं, वो भी मर जाते हैं। और सरकार के इतने एफर्ट्स के बाद भी हर साल जो ये तबाही है वो मचती ही है। तो देखिए, इंडिया का सबसे जो मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है वो है बिहार, और नॉर्दर्न बिहार की जो आबादी है उसके 76% लोग जो हैं वो हमेशा चांसेस रहता है कि ये फ्लड की चपेट में आ जाएंगे। तो बिहार में दोनों नदियां हैं, स्नो फेड्स रिवर भी हैं और रेन फेड रिवर भी हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड्स आते हैं। जैसे कि पहला है फ्लैश फ्लड। तो देखिए, नेपाल में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से ये फ्लड आता है, और जो फोरकास्ट किया जाता है वो फोरकास्ट का टाइम अगर 8 घंटे से कम है तो उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड में क्या होता है कि पानी जो है काफ़ी जल्दी से आता है और बाद में काफ़ी जल्दी निकल भी जाता है। दूसरा फ्लड है रिवर फ्लड, और रिवर फ्लड होता है रिवर्स के वाटर फ्लोइंग की वजह से।
और इसमें जो है 24 घंटे पहले ही वार्निंग दे दी जाती है और इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकलने में हफ्ते या हफ्ते से ज़्यादा लग जाते हैं। तीसरा है ड्रेनेज ब्लॉकेज फ्लड, और ये जो है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उनके कॉन्फ्रेंस पे ये फ्लड होता है और इसको 24 घंटे से अधिक का समय लगता है, लेकिन ये जो है पूरे मानसून सीज़न तक जो पानी है वो लगा रहता है। चौथी समस्या है पर्सिस्टेंट वाटर लॉगिंग की, यानी कि बिहार में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, खासकर जो ताल वाला एरिया है वो हमेशा जो है पानी में डूबा रहता है। तो देखिए जो पहले 3 टाइप के फ्लड हमने डिस्कस किए उसका रीज़न देखते हैं क्या है। तो देखिए जो हिमालयाज़ माउंटेन प्रेजेंट हैं हमारे बिहार के नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो सॉइल काफ़ी लूज सॉइल है, क्योंकि आपको पता है कि जो हिमालयाज़ माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी लूज़ है। और कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, महानंदा और अधवारा, तो जब ये नदियाँ आती हैं तो ये अपने साथ भर भर के सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ये रिवर का बेस होता है, देखिए इस इमेज में रिवर का जो बेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब ये रिवर का बेस सेडिमेंट्स की वजह से बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जो नदियों का जो पानी है वो बाहर आने लगेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर बारिश होने लगी तो उसकी वजह से भी ये लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पे तो नीचे सेडिमेंट जमा हुआ है, तो इसकी वजह से भी बाढ़ जो है वो आती है। अब देखिए चौथी कैटेगरी जो है वो है परमानेंट वाटर लॉगिंग। अब इसका रीज़न देखते हैं, तो देखिए इस इमेज के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहली समस्या थी कि जो रिवर का बेस था यहाँ पे सेडिमेंट जो है भर रहा था, जिसकी वजह से रिवर जो है ओवरफ्लो कर रही थी, बाढ़ ला रही थी। अब मान लीजिए कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है एम्बैंकमेंट बना दिया गया, यहाँ पे जो है दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया गया, इसे ऊंचा ऊंचा कर दिया गया ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकले। लेकिन इस एम्बैंकमेंट की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इधर भी पानी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, तो इधर पूरा पानी और इधर भी इकट्ठा हो जाएगा। अब इस पानी को निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा कि ये नदी में जाकर मिले, क्योंकि यहाँ पे बैरेज बना हुआ है, एम्बैंकमेंट बना हुआ है, तो ये काफ़ी ऊंचा है और इस साइड भी एम्बैंकमेंट बना हुआ है तो ये भी काफ़ी ऊंचा है, तो इधर और इधर जो पानी होगा वो नदी में मिल नहीं पाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी, यानी जो पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा। और जो नदियों का बेस होता है जब उसमें काफ़ी सेडिमेंट जमा हो जाता है तो उसकी वजह से जो नदियाँ होती हैं वो अपना रूट जो है वो चेंज करती हैं, अपना पाथ चेंज करती हैं, और जिसकी वजह से जो ये ऑक्सबो लेक्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कोसी रिवर की क्या समस्या है, क्यों सबसे ज़्यादा कोसी जो है वो बाढ़ लेके आती है। तो देखिए कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं क्योंकि बिहार में ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। तो देखिए बिहार में 1950s के आसपास जो है कोसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है एम्बैंकमेंट बनाए गए थे और उस समय लगा कि ये जो है परमानेंट सोल्यूशन हो गया। लेकिन कोसी नदी जो है हर साल इन एम्बैंकमेंट्स को जो है तोड़ती है और बाहर लेके आती है, और कोसी नदी का जो बेस है वो हर साल जो है सेडिमेंट से बढ़ता जा रहा है और लगभग 5 इंच पर ईयर के स्पीड से जो सेडिमेंट्स हैं वो कोसी नदी के यहाँ बेस में इकट्ठा होते रहते हैं। और इसी की वजह से पिछले 250 सालों में कोसी ने लगभग 120 किलोमीटर का अपना जो पाथ है वो चेंज किया है। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोसी नदी जो है वो बाढ़ लेके आती है। बात करें अगर बिहार में फ्लड का अभी करंट सिनारियो क्या है, तो देखिए जब भी नेपाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो उसकी वजह से बाढ़ आता है। इसके अलावा नेपाल में जो बैरेजेस हैं, जो बांध हैं, तो जब नेपाल वहाँ से पानी रिलीज़ करता है तो उसकी वजह से बिहार में बाढ़ आता है। जैसे कि पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल जो है नेपाल ने लगभग 6.6 क्यूसेक्स जो वाटर थे वो बीरपुर बैरेज से रिलीज़ कर दिए, और ये पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा पानी जो है नेपाल के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो देखिए जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 9.5 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर जो है ये एम्बैंकमेंट्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोसी नदी जो है वो इसको तोड़ते हुए कई डिस्ट्रिक्ट की तरफ फैल जाती है। जैसे कि जो पिछले साल जो है लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में जो कोसी का पानी है वो पहुँच चुका था, और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कोसी नदी जो है वो शैलो हो चुकी है, यानी जो उसका बेस है वो काफ़ी सेडिमेंट से भर चुका है। और इस नदी की वजह से पिछले साल लगभग 380 गांव और 15 लाख लोग जो है वो इन एम्बैंकमेंट्स में ट्रैप होकर रह गए। अब बात करें इन फ्लड्स का बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखिए भले ही फ्लड से उतना हैवी लॉस ना हो लाइफ का, लेकिन जो इकोनॉमिक डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं हमारे वो डैमेज हो जाते हैं, जो जानवर हैं, जो लाइफ स्टॉक्स हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो लोग यहाँ रह रहे होते हैं वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो देखिए बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार जो है 1000 करोड़ रुपए हर साल जो है खर्च करती है।
वहीं बिहार में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग की। यानी बिहार का जो टोटल एरिया है लैंड का, उसका 10% एरिया जो है वो हमेशा वाटर लॉग्ड रहता है। अगर हेक्टेयर्स के मामले में बात करें तो 8.32 लाख हेक्टेयर्स नॉर्थ बिहार में और 1.09 लाख हेक्टेयर्स सदर्न बिहार में जो है ये हमेशा वाटर लॉग्ड रहता है। और इसका वही रीज़न है कि जो रिवर का बेस होता है वहाँ पे सेडिमेंट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इम्बैंकमेंट्स के बाहर जो पानी है वो पहुँच जाता है, और जो इम्बैंकमेंट्स मान लीजिए ऊंचा है तो उसकी वजह से जो पानी है वो नदियों में वापस जा भी नहीं पाता है, तो जो एरिया है वो हमेशा वाटर लॉग्ड रहता है। देखिए, जो बिहार की नदियों का जो वाटर पोटेंशियल है, यानी कि कितना पानी वो नदियाँ जो हैं वो होल्ड कर सकती हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है गंडक रिवर बेसिन में। 47,350 मिलियन क्यूबिक मीटर ये वाटर जो है होल्ड कर सकती है। उसके बाद कोसी रिवर है और ये 41,615 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड कर सकती है। सबसे जो लोवेस्ट वाटर पोटेंशियल है वो क्यूल का है, इसका बस 710 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बात करते हैं बिहार के रिवर वाटर क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, हमारे बिहार में लगभग 15 नदियों का जो बेसिन है वो प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है। तो जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो डिमांड है पानी का वो इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे इरिगेशन के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, चाहे खुद के कंजप्शन के लिए हो, या बाकी जो भी पर्पजेज़ हैं उसके लिए हो। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है और उसकी वजह से जो डिमांड है वाटर का वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो साल दर साल डिप्लीट कर रहा है, कम हो रहा है। देखिए, जो नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो इंडिया में रिवर वाटर की जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, और वाटर क्वालिटी को मेज़र किया जाता है पीएच लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कंडक्टिविटी, फीकल मैटर और टोटल कोलिफॉर्म के फॉर्म में। तो इन तरीक़ों से जो रिवर्स हैं उनकी वाटर क्वालिटी को मेज़र किया जाता है। और बिहार में ऑर्गेनिक पोल्यूशन को मेज़र किया जाता है थ्रू बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये हुआ, पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके द्वारा पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो ऑक्सीजन कितना यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं। तो पानी में जितने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उतना ही जो ऑक्सीजन है वाटर का वो यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जब हम मेज़र करते हैं कि पानी में कितने अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, तो इस समय पता चल जाता है कि उस वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या है। अगर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस पानी में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्वेटिक लाइफ उसमें रह रहे हैं उनको काफ़ी खतरा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो बीओडी इंडिकेट करता है कि अगर जो ऑर्गेनिक मैटर हैं इनका अमाउंट बढ़ा, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इनका अमाउंट बढ़ता है तो पानी में ऑक्सीजन की जो कमी है वो हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि बिहार में जो बाढ़ आता है इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, नदियों के किनारे जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनको और मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा बांध बनाया जा सकता है, बांध बना के जो नदियों का पानी है वो कहीं और मोड़ा जा सकता है। और जो कोसी का ड्रेनेज एरिया है यहाँ पे डिटेंशन कम सिल्टेशन पॉन्ड बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे जब भी बाढ़ का पानी आएगा और ज़्यादा मात्रा में जो सेडिमेंट्स हैं वो आते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो फ्लड का इम्पैक्ट है वो कम होगा। इसके अलावा जो नदियों के पुराने चैनल्स हैं उस तरफ जो बाढ़ का पानी है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, और इसके लिए कैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कैनल्स का यूज़ करके नदियों के पानी को जो है दूसरे पुराने चैनल में हम डाइवर्ट कर सकते हैं जहाँ पे पानी कम है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं उनको हम एलिवेट कर सकते हैं, थोड़े ऊंचे बना सकते हैं, या कम से कम वहाँ पे फ्लड बैरियर जो है हमको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसके चारों तरफ जो है एक फ्लड बैरियर जो है हमें बनाना चाहिए, ताकि अगर बाढ़ आए तो कम से कम डैमेज हो। इसके अलावा जो फ्लड की फोरकास्टिंग की जाती है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और एक अर्ली वार्निंग रोबस्ट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि अगर बाढ़ आए भी तो लोगों को कम से कम पहले ही जानकारी मिल जाए, जिससे कि वो पहले ही तैयार हो जाएं उस चीज़ से बचने के लिए, और इससे हम कैजुअल्टीज़ और डैमेज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार चाहे तो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर भी काम कर सकती है, उनको जो है डिज़ास्टर के लिए रेडी कर सकती है, और एक तरीके से इवैक्यूएशन प्लान जो है वो डेवलप कर सकती है। और कोसी बेसिन के एरिया में हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना, यानी कि पेड़ लगाना। तो जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है, पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को बांध लेती हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है वो कम से कम होता है।
और हम वाटर शेड्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात का ध्यान रखें कि जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें, जिसकी वजह से जो फ्लड्स की सीवियरिटी होगी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।